बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। और सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथी रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे और अपने कामों की तरफ रवां दवा होंगे। आपके दिन का आगाज़ हो गया होगा प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ और अच्छे से मूड के साथ दिन का आगाज़ करें, ताकि आपका सारा दिन आने वाला बहुत ही अच्छा, एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहे। कुरान करीम की आयत जिसका आज हमने इंतखाब की है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। जिसका तर्जुमा है, कह दीजिए ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही अता करे और जिसे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। तमाम भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। बहुत ही खूबसूरत आयत, और ख़ास तौर पर व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुन भी रखा होगा। सूरह आले इमरान में ये आयत उस दौर में नाजिल हुई जब मुशरिकीन और कुफ़ारे मक्का ये समझा करते थे कि ये बादशाही, ये दुनिया पर हुकूमत जो है ये ताकत से मिलती है, ये कबीले होने की वजह से मिलती है, ये दुनियावी जिसके पास साजो सामान हो, जिसके पास दुनियावी लश्कर हो, उसकी वजह से ये मिलती है तमाम तरशान व शौकत, ये बादशाही। तो अल्लाह ताला ने ये वजाहत के लिए आयत नाजिल फरमाई मक्का में। और बाज़ लोग ये समझा करते थे कि इक़्तिदार और इज़्ज़त सिर्फ दुनियावी ताकत है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए वाज़ेह फरमा दिया कि ये ना तो कौमों के हाथ में है, ना ही किसी एक फ़र्द के हाथ में है। ये जो बादशाही अता करना है, ये जो इज़्ज़त देना है, ये जो ज़िल्लत देना है, ये सब अल्लाह के हाथ में। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आज़माता है, किसी को देकर आज़माता है, किसी से लेकर आज़माता है। कुरान की एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसे हमने बहुत अता किया है वो ये ना समझे कि हम उससे बहुत खुश हैं, और जिसे हमने कुछ नहीं अता किया वो ये ना समझे कि हम उससे नाराज़ हैं। दरअसल दोनों की लिए ही आजमाइश का मौका है। तो मरकज़ी इसमें पैगाम ये है कि इक़्तिदार, मुल्क, इज़्ज़त और ज़िल्लत ये सब अल्लाह के हाथ में है। दुनिया की हुकूमतें आर्जी हैं और असल बादशाही अल्लाह की ही है। अगर किसी कौम या फ़र्द को ताकत मिलती है तो वो आजमाइश है, और अगर छिन जाती है तो वो भी हिकमत अमली है। रूहानी और अमली सबक इससे हमें ये मिलता है कि तवक्कल इंसान को अपनी कामयाबी पर जो है वो मजबूत करता है, और तवक्कल होना चाहिए, अपनी कामयाबी पर गरूर नहीं करना चाहिए। इनकिसारी और इज़्ज़त जो है वो अगर मिले तो शुक्र अदा कर लेना चाहिए, और अगर कोई आजमाइश आ जाए और अगर आपसे इज़्ज़त छिन जाए, ठीक है, तो फिर सब्र कर लेना चाहिए। और यही शुक्र और सब्र का जो हमारा दीन है वो दर्स देता है। सो आज के दौर में ये पैगाम है कि ताकत हो, ओहदा हो, दौलत हो, शोहरत हो, ये सब अल्लाह की देन है। इसलिए अगर कुछ भी आपको अता होता है तो अल्लाह का उसमें शुक्र करें, क्योंकि शुक्रगुजारी से नेमतें बढ़ती हैं। और फिर अगर कोई वक्त ऐसा आ गया है, मुश्किल दौर आ गया है, तो अल्लाह पर यकीन और तवक्कल रखें। अल्लाह से उम्मीद नहीं रखी जाती, उस पर यकीन रखा जाता है। तो वो उस यकीन के साथ सब्र करें, मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही कल मैं ये भी पढ़ रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दौर आया था जिसमें 1-2 महीने गुजर गए, उन पर कोई वही नाजिल नहीं हुई थी, तो वो भी बहुत परेशान हो गए थे, और उनकी रातें और तवील हो गई थी इबादत की, वो और इबादत करने लगे थे। उनको लगा शायद उनका रब उनसे नाराज़ हो गया है। तब उन पर जो वही नाजिल हुई थी 2 महीने बाद, उसमें उनको ये बताया गया था कि अगर तुम्हारा रब तुम पे वही नहीं नाजिल करे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा रब तुमसे राज़ी नहीं है। हाँ, कुछ टाइम हम देते हैं, या कुछ वो होते हैं, जैसे हम कहते हैं मौज़ात भी होते हैं, और वो इंसान का जो है वो सब्र ही आजमा रहा होता है अल्लाह, कि आया हम यकीन और तवक्कल हमारा कायम रहता है या हम उसमें डगमगा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। तो आपने इस टाइम भी उसमें वही तलकीन की गई थी कि साबित कदमी और दुआ जो है वो करते रहना है। दुआ वो है जो कहते हैं कि चट्टानों को और पत्थरों को भी तोड़ देती है, तो दुआ का विर्द करना चाहिए। एग्जैक्टली जी। हमारा पहला सेगमेंट सुबह की खबर, उससे आगाज करते हैं प्रोग्राम का। उठा लीजिए कॉफी का कप, क्योंकि शुरू होने वाली है सुबह की खबर। सबसे पहले हमारे पास जो खबर है वो है पंजाब से, और पंजाब में सरकारी महकमों को
और जितने भी सरकारी इदारे जहां पर गाड़ियां चल रही हैं सरकारी, वहां पर पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों को जो है वो अब मजीद शामिल नहीं किया जाएगा स्क्वाड्स में। उनकी ये खरीदारी फैसला पर किया बेसिकली गया है। पाबंदी लगा दी है कि Exactly. अब मजीद जो है वो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां खरीदी नहीं जाएंगी, सिर्फ और उसकी सिर्फ, इजाज़त हाँ, नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं वो लिए जाएंगी ताकि माहौल दोस्त गाड़ियों को जो है ना वो फ़रोग दिया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही, और ये अच्छा भी एक कदम है। बेशक वो गाड़ियाँ होती महंगी है, बट वो वही कहते हैं ना, एक बार महंगी चीज़ खरीद लो तो आई थिंक बार बार नहीं करनी पड़ती। तो वो जो पेट्रोल और डीजल का खर्चा है वो बच जाएगा। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक NOC लेने वाले नए 170 पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग की तंसीब को भी लाजमी करार दे दिया गया है। और जबकि पंजाब के 31 शहरों में 170 नए पेट्रोल पंप्स के लिए जो वो पोर्टल्स है पर NOCs भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है हम आपको ये भी बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी चूंकि जो हैं वो हर दिन ही हमें डिफरेंट फ्लक्चुएट या कभी बढ़ रही है, का जो स्केड्यूल है उसके बाद चेंज होती है। हाँ जी, चेंज होती रहती है। तो ये बहुत खुशाइंद बात है, खुशखबरी है आई थिंक सरकारी महकमों के लिए। बेशक उनको स्टार्ट में थोड़ी महंगी गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेगी, पर बाद में जो है, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है वो बहुत अहम है कि हम लोग माहौल दोस्त गाड़ियों को रखें ताकि इमिशन जो है वो कंट्रोल हो सके और जो आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी, उसमें कमी वाक़ई। अच्छा, मेरा एक सवाल है वैसे, अब सरकारी महकमों में जो है मोस्टली सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको पेट्रोल की मराहत भी मिलती है, मतलब पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, तो क्या वो भी अब ख़त्म हो जाएंगे? हाइब्रिड गाड़ियों वालों को वो मिलेंगे बिल्कुल फैसिलिटी उसी जगह पे, क्योंकि हाइब्रिड का तो दोनों होते हैं, पेट्रोल जी, हाइब्रिड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और जो दूसरे हैं, ठीक है, उनको भी जो चार्जिंग की फैसिलिटीज हैं, ऑब्वियसली हर किसी ने तो घर में चार्जर नहीं लगाया होगा, तो वो कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ कार्ड होगा, कोई ऐसी मैकेनिज्म होगा। आपको पता है हमारे जो ये होते हैं, क्या नाम है, स्पीकर होते हैं सेनेट के, चेयरमैन जो होते हैं, उनको ताहयात 600 लीटर पेट्रोल जो है वो फ्री होता है। ताहयात 600 लीटर पेट्रोल जो है वो फ्री होता है। सो या इस बेहतर नहीं है सेनेट चेयरमैन ये बन जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ेंगे जी। इसके साथ ही हम आपको एक और छोटी सी न्यूज़ भी दे दें, छोटी सी या बड़ी सी कह दें आप। KP के गवर्नमेंट की तरफ से सूबाई वज़ीर टैक्सेशन का ये वो है, उन्होंने एक एलामिया जारी किया जिसके मुताबिक 27 जनवरी को निश्तर हाल में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जो है वो देने का फैसला किया गया है, जो कि सियासी और अहम शख्सियात के नाम की होंगी। एग्जैक्टली। तो अगर आपकी कोई पसंदीदा सियासी शख्सियत है या कोई और अहम शख्सियत है, वो आप जाके डिटेल्स चेक करें, इनकी वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जी। कौन किसकी आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं सा? इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ, जहां पर भारत हमारा अज़ली दुश्मन, हमारा पड़ोसी, और उसकी तरफ से हमारे पास खबर ये है कि भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो है वो उनके हकूक़ को सल्ब करने के हवाले से नफ़रत अंगेज़ वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है और 13% इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। मोदी के भारत में मुसलमान और दीगर अक़लियत इस वक्त महफूज नहीं है, ये हम सब बार बार बताते रहते हैं। सो इंडिया हेट लैब जो है ना, वो अमरीकी रिसर्च ग्रुप इंडिया हेट लैब अंग्रेज़ जो है ना वो नफ़रत अंगेज़ वाक़यात में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। और कहा यह जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि 2025 में मुसलमान और दीगर अक़लियतें जो हैं उनके खिलाफ 1318 नफरत अंगेज़ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जो 2024 के 1165 और 2023 में रिपोर्ट होने वाले वाक़यात के निस्बत ज़्यादा हैं। सो रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर वाक़यात मोदी की जमात BJP की हुकूमत वाली रियासतों में पेश आए हैं। और रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के बयानात का हवाला भी दिया गया है। बिल्कुल तो ऐसे ये कोई हमारी रिपोर्ट्स नहीं है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो इतना, ये मुल्क हर साल जो है वो नफरत अंगेज होता जा रहा है अक़लियतों के लिए। सिर्फ मुसलमानों तक पहले तो बात रुकती थी, लेकिन अब तो अक़लियतें वहाँ पर ना सिख महफूज हैं, ना क्रिश्चियंस महफूज हैं, ना कोई और। ये सिर्फ बात हम मुसलमानों की, ये पाकिस्तानियों की नहीं कर रहे हैं कि अगर वहाँ जो पाकिस्तानी मुसलमान आबाद है और जो लोग मुकीम है वहाँ पर, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। हर अक़लियत का जो नुमाइंदा है उसके साथ ये ज़्यादती हो रही है। अभी जैसे मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था, इस बार क्रिसमस की छुट्टी भी नहीं दी गई थी बीजेपी सरकार की तरफ से। बीजेपी सरकार का जो ये नारा है ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो बिल्कुल ही जो है वो रोज बरोज जोर पकड़ता जा रहा है। अच्छा, ये उनका नारा भी है? हाँ, मैं सुन रखा है, ये उनका नारा है। मतलब लोगों ने उन पे वो बनाया हुआ है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आगे बढ़ते हैं जी और जिक्र करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। एप्पल ने मसनूई जहानत के ऊपर काम शुरू किया और एप्पल ने उसके लिए इंतखाब किया गूगल के जेमिनाई को।
जेमिनी आपको पता है कि वन ऑफ द सॉफ्टवेयर्स ऑफ AI जो आपको चैट जीपीटी की तरह डिफरेंट चीज़ों में मदद देता है। सो टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स को जो है वो चलाने के लिए गूगल के जेमिनी को इंतखाब किया और कई बरसों पर मबनी ये इश्तराक से ताल्लुक़ जो है वो चैट जीपीटी की खालिक कंपनी ओपन AI के लिए एक और धचका है, जिसके साथ इस वक्त जो ऐप है वो सीरी की सलाहियतें बढ़ाने के लिए शराकत दारी हो रही है। और सीरी, एज यू ऑल नो, सीरी इज द सॉफ्टवेयर, या डेफिनेटली सीरी, वी ऑल नो। ये नया मुआहदा एप्पल की जानिब से मुतवक्का एप्पल इंटेलिजेंस जो है उसके मुताल्लिक ऐलान किया जाएगा इस फीचर का। और दोनों कंपनियों की जानिब से जारी होने वाले मुश्तरका बयान में ये कहा गया है कि इस मोहतात तजर्बे के तजिए के बाद एप्पल जो है वो इस बात का तयन किया है कि गूगल की AI टेक्नोलॉजी एप्पल फाउंडेशन मॉडल्स के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। जी, आई थिंक एक दूसरे को सपोर्ट बहुत बेहतर तरीके से करते हैं और अच्छी बात है। जितनी टेक्नोलॉजी आगे जा रही है तो हमें भी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना ही चाहिए। और AI आजकल बहुत मददगार साबित हो रही है बहुत सारी चीज़ों में। जहाँ इसके प्रोज हैं वहाँ उसके कॉन्स भी हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही जितनी वीडियोस AI के सामने आ रही हैं उसमें से कौन सी असली है कौन सी झूठी है। अक्सर आगे मैं भी एक बार ना पज़ल हो जाती हूँ, वीडियो देखती हूँ तो कमेंट्स में जाके देखना पड़ता है कि लोगों ने लिखा होता है इट्स AI आया ये ठीक है, आया ये गलत है। सो वो एक जो कश्मकश है वो रोज बरोज बढ़ती ही हमारी जा रही है। आगे बढ़ेंगे जी, आगे बढ़ते हैं जी, जिक्र करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। हमारे पास क्या है जी, नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप, मोहम्मद आसिफ के 2 और सुहेल शहजाद का 1 सेंचुरी ब्रेक। स्नूकर चैंपियनशिप आजकल हम देख रहे हैं, आप लोग भी आई थिंक एंजॉय कर रहे होंगे। टॉप खिलाड़ी हमारे मोहम्मद आसिफ ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। NBP नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में 2 सेंचुरी ब्रेक खेले, जबकि सुहेल शहजाद ने हारिस खान के खिलाफ सेंचुरी ब्रेक खेलते हुए 4-0 की कामयाबी हासिल की है। इवेंट में दीगर खिलाड़ी भी मौजूद थे, जैसे कि शाहिद आफ्ताब, अजद इकबाल, मोहम्मद सजाद। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जारी चैंपियनशिप के पहले रोज़ शाहिद आफ्ताब ने दानियाल शहजाद को 4-0 से और मुदस्सिर याकूब ने मोहम्मद यूसुफ को शिकस्त दी है। स्नूकर जिन का फेवरेट है। वैसे आपने कभी स्नूकर खेला है? मैंने खेलने की कोशिश की थी मैट्रिक में 9 में, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। ऑल्दो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है। और अच्छा, वैसे स्नूकर को बहुत सारे लोग बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं कि नहीं खेलनी चाहिए, बट जहाँ जहाँ मैंने एक स्नूकर जो खिलाड़ी होता है जो जिसको पसंद होता है खेलना, उससे जब भी डिस्कशन की है, सो इट्स नॉट जस्ट ए गेम के फिजिकल एक्टिविटी। एक तो ये फिजिकल एक्टिविटी है, बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, इसमें आपका माइंड जो है ना वो एनी टाइम बिजी रहता है, मतलब ऑल द टाइम व्हेन यू आर प्लेइंग। एक तो इसका दौरानिया भी काफ़ी लंबा होता है, उससे दिमाग मजीद शार्प होता है। अच्छा, मैंने सुना था इलामा इकबाल की फेवरेट गेम थी ये इंडोर गेम्स तो में से। हाँ, जिन को अगर शौक है तो वो जो सोसाइटी का हमारा टैबू है कि स्नूकर नहीं खेलनी चाहिए, ये भी एक वैसे टैबू तो है। खेलनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसी गेम दुनिया में नहीं है जैसी चेस है। ट्रू, आई लव चेस, वैसे थोड़ी बहुत आती भी है मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि जी तोरखम बॉर्डर के करीब लंडी कोतल, जो कि एक्स फाटा का इलाका और अब जो है जमशुदा कबाइल खैबर पख्तूनख्वा में उनमें आता है। और लंडी कोतल एक लास्ट टाउन है अफगानिस्तान के बॉर्डर से पहले, तोरखम बॉर्डर, और उस पे लंडी कोतल और वहाँ पर मिशनी पोस्ट जो है ये आप कभी विजिट कीजिएगा। इट्स ओपन फॉर पब्लिक, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर जाके आपको जो है ना वो बताया जाएगा चीज़ों के हवाले से। वहाँ पर जी एक अखरोट जो है वॉलनट का दरख्त सदियों से लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो बरतानवी दौरे हुकूमत और सरहदी कंट्रोल की एक मुनफरिद इलामत समझा जाता है। मुकामी रवायात के मुताबिक ये दरख्त 1898 में एक बरतानवी नो आबादियाती अफसर के हुक्म पर जंजीरों में बांधा गया था और अलामती तौर पर इसे गिरफ्तार करार दिया गया था। सो ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये दरख्त नहीं रहा, बल्कि एक जिंदा यादगार बन चुके, जिसे लोग आमतौर पर चीन वाला दरख्त या जंजीर वाला, चैन वाला दरख्त या जंजीर वाला चैनों से उसको बांधा गया है, वो कहते हैं। एंड इट इज एक्चुअली ओरिजिनल स्टोरी। मैंने अपने अब्बा जी से फिर दरियाफ्त किया, उन्होंने कहा हाँ बेटा ऐसा ही है। एक अफसर थे, वो रात को जो है वो ड्यूटी पे थे, तो वो वहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे उस दरख्त से, तो फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे जवाब नहीं दे रहा, इसे गिरफ्तार कर लो। बट हाउ सिली इज दिस? आज़ाद हुए हमें इतना अरसा गुजर चुका है, ये मतलब कि किसके जहन में नहीं आया कि इसको जो है इस तरीके से अलामती है, जो मर्जी है इसको हटा दे? मतलब ये क्या बेवकूफ़ी है। हाँ आई थिंक, लेकिन बस ऐसे ही उसको एक मुनासबत से रखा गया है। इट्स नॉट लाइक वेरी उसको कहते हैं प्रीशियस तौर पे तो नहीं रखा गया कि कोई बहुत ही नायाब और अनमोल चीज़ है, बट वैसे ही जस्ट फॉर फन फैक्टर। जी ओके जी, लेट्स टेक अ ब्रेक। सुबह की खबर का सेगमेंट खत्म हो जाता है, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे इस सेगमेंट के बाद, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीनो हज़रात, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हमारी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर की तैनाती का मामला अरसा दराज से तवील जो है ना वो ताख़ीर का शिकार है। तो इस तरीके से मामले में आज हम लोग बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने आज के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना अपोजिशन लीडर चुनने का जो है वो टाइम दिया हुआ है। और कौमी असम्बली के स्पीकर से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारी तरफ से महमूद खान अचकज़ई का नाम फाइनल है और उनके अलावा किसी और का नाम जो है वो शामिल नहीं है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने कौमी असम्बली के स्पीकर को जो है वो ख़त लिखा और अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर का मामला हल हो चुका है और इम्कान है कि आज या कल में जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली से जो है वो मुलाकात अपोजिशन लीडर की तकर्री का तरीकाकार तय पा गया है और जुमेरात तक यानी कि आज के दिन तक महमूद खान अचकज़ई का जो है वो बतौर अपोजिशन लीडर नामजद हो जाएगा। आज ये बात करेंगे हम लोग कि ये इतना जो है वो इल्तवा का शिकार क्यों हुआ और कितना ज़रूरी है एक असम्बली के लिए, एक पार्लियामेंट के लिए कि वहाँ पर अपोजिशन लीडर हो। और इस वक्त हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है, तरमीम जिस तरीके से आ रही हैं, पार्लियामेंट किस तरीके से चलती है किसी भी मुल्क की, आज इसके निज़ाम को समझेंगे और उसके साथ साथ फिर ये भी पॉलिटिकल डिबेट भी करेंगे कि अब आगे आने वाले सियासी मंजरनामे में क्या होने वाला है। इसी के लिए हमें बात करने के लिए ज्वाइन करने पार्लिमानी स्टडीज़ के एक्सपर्ट हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर दिलावर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? ठीक है, शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने आज दिन तक जो सुना है वो सुना है कि सुप्रीम एक पार्लियामेंट है। सो ये पार्लियामेंट का इदारा क्यों सुप्रीम है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसके ऊपर ज़रा बात कीजिएगा, फिर हम आते हैं आज के मुद्दे की तरफ। देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है। पोस्ट कॉलोनियल से मुराद मेरी ये है कि ब्रिटिश जो है वो यहाँ पे रूल करते रहे हैं और हम जिस सिस्टम को इनहेरिट किया, पॉलिटिकल सिस्टम को, या जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता है, पार्लिमानी निज़ाम की बात करता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो पार्लिमान होता है, जो पार्लियामेंट होता है, वो सुप्रीम इदारा होता है। चाहे वो एग्जेक्टिव को अकाउंटेबल ठहराना हो या फिर अवाम की रिप्रेजेंटेशन करनी हो या फिर जो है आपने लेजिस्लेशन करनी हो। तो पाकिस्तान का जो आइन है वो कहता है कि पार्लिमान है वो सबसे सुप्रीम इदारा है मुल्क की पॉलिसी बनाने में और एग्जेक्टिव को अकाउंटेबल ठहराने में। बिल्कुल ऐसे ही हमने भी बचपन से ये सुना है, मुल्क के आला और बरतर कानून को आइन कहते हैं और आइन के जो मुहाफिज होते हैं वो पार्लियामान में बैठते हैं। हाँ, लेकिन हमने सिर्फ सुना ही है, देखा नहीं है। जी, यही मेरा सवाल था। अभी स्पेशली अगर हम इसी सिनेरियो को ले लें, उनके अपोजिशन लीडर की तकर्री का जो मामला है वो इतनी ताख़ीर का शिकार आखिर क्यों हुआ? अपोजिशन लीडर तो होना ही चाहिए। अगर हुकूमत बैठी हुई है तो वहाँ पे उनको आज़म है। हाँ जी, तो अपोजिशन तो होनी ही चाहिए ताकि तनकीद बराए इस्लाह भी तो हो सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, जहाँ तक आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये अपोजिशन लीडर का जो किरदार है या रोल है पार्लिमानी, वो भी वहाँ पे वाज़े है। देखें, मैंने अगेन आपको रेफ़र करूँगा पार्लियामेंट जो यूके का है, वहाँ पे क्योंकि हमने ये सारा जो उसको रेप्लिका के तौर पे लिया, तो वहाँ पे अपोजिशन लीडर जो है उसका काम ये होता है, एक तो ये कि अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है और दूसरा ये कि अकाउंटेबल ठहराता है जो आपकी एग्जेक्टिव होती है या फिर आपकी सिटिंग गवर्नमेंट होती है। तो और तीसरा काम जो होता है वो एक होता है, उसको कहते हैं अल्टरनेटिव कैबिनेट या शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट का मतलब ये है जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो जो पॉलिसीज़ बना रही है आप उसको देखते हैं और उसका अल्टरनेटिव देते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर हम आएंगे तो फिर हम ये करेंगे। ये तो हो गया इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे अपोजिशन लीडर जो है वो उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे जो बड़ा ओहदा है वो अपोजिशन लीडर का है पार्लियामेंट के अंदर। और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है मैं आपको बताऊँ वो बहुत आम है। एग्जेक्टिव जो आपके लिए अपॉइंटमेंट्स होती है, मसलन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके मेंबर्स, ये कौन कंसल्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो है अपोजिशन लीडर। और फिर इसी तरह से एक और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आता है, वो भी अपोजिशन लीडर और दोनों। फिर आपका चेयरमैन जो नैब है वो भी इसी इनकी कंसल्टेशन से आता है। फिर इसी तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वहाँ पे भी कंसल्टेशन होती है। तो इतना आम इदारा है या आप कह लें कि उसका ऑफिस है। अब अगर हम बात करें कि ये जो मौजूदा हमारा क्राइसिस है अपोजिशन लीडर का, इसके ऊपर हम आएँ तो आपका जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के 2007 के, उसका जो रूल 39 है वो ये कहता है कि अपोजिशन लीडर जो है वो उसको अपॉइंट करना जो है स्पीकर की
सवाबदीद भी है और जिम्मेदारी भी है। और लेकिन अव्वलीन उसके तरजीह अंदर भी होनी चाहिए जी अव्वलीन तरजीह भी होने चाहिए। एक अनफॉर्चुनेट वहाँ पे चीज़ ये है कि वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कितने दिनों के अंदर आपने करना है, ये कहा गया, ठीक है। लेकिन जो मामला अभी मौजूदा हमारा था वो आपको पता है कि जो उमर अयूब हैं वो अपोजिशन लीडर थे, फिर वो जो 9 मई के केसेस में उनको नायल कर दिया गया, वो आपका आर्टिकल 63 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके तहत नायल किया गया, और वो ये कहता है कि 2 साल से ज़्यादा अगर किसी को सज़ा दे दी गई किसी भी कोर्ट की तरफ से तो ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू बिकम रिमेन अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। तो जब वो मेंबर नहीं रहेगा तो अपोजिशन लीडर भी नहीं रह सकता। चलिए तो उनको ये तो हमें समझ है। आ गया कि ही इज़ नॉट अपोजिशन लीडर, बट द पॉइंट इज़ कि 9 मई के बाद भी अब तक बहुत अरसा गुजर गया है। इवन अगर उन पे उस टाइम प्रूफ नहीं भी हुआ था कि ही वाज इन्वॉल्व इन दोस केसेस और नॉट, स्टिल आपको जैसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ जाता है वैसे ही आपको कोई केयर टेकर अपोजिशन लीडर भी ले आना चाहिए था। बट क्यों इसको ताखीर का? मुझे क्यों से मुराद, मेरा सवाल ये बनता है कि आया हुकूमत जो है वो तकर्री में ताखीर खुद से कर रही थी, मतलब वो करना ही नहीं चाह रहे थे कि अपोजिशन लीडर आए, या फिर पीटीआई की जो हम ग्रुप बंदियां सुनते हुए आए हैं कि जी वो 2 धड़ों का शिकार हो गए हैं। अब तो जो नाम है वो पीटीआई से है भी नहीं। लेकिन उस पे आमिर डोगर और बैरिस्टर गोहर की तरफ से स्टेटमेंट है कि हमारी तरफ से एक ही नाम है कि जी अचकज़ई साहब ही होंगे, हमें कोई ग्रुप बंदियां नहीं है, हम किसी और का नाम देना भी नहीं चाह रहे। तो इन दोनों में वजूहात क्या थी ताखीर का शिकार? वजूहात जो है 3, इस पे आप नुक्ते जो हैं आप नुकात हैं उसके ऊपर बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि जब गौर जो है उमर अयूब जो है जब उनको नायल किया गया तो उसके बाद उन्होंने अपीलें दायर की हुई थी वहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में। तो जो अयाज सादिक हैं स्पीकर नेशनल असेंबली, उनका कहना था कि जब तक ये पेंडिंग है कोर्ट के अंदर तब तक हम इसके ऊपर कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो उनका ये मामला था, इस वजह से 4-5 माह से ये डिले था। अब अगर हम बात करें पीटीआई की तरफ से तो पीटीआई के अंदर आपको भी पता होगा कि वहाँ पे धड़ेबाजी है पीटीआई के अंदर। मेरे ख्याल में जो नॉमिनेशन है ना महमूद अचकज़ई की इमरान खान की तरफ से, शायद एक रीज़न ये भी है उनको नॉमिनेट किया गया है कि एक धड़े से अगर एक को नॉमिनेट किया गया तो दूसरे के मसाइल ना हो, तो शायद इस वजह से भी ये किया गया। तो ये मामला है टेक्निकली स्पीकिंग जो है अयाज सादिक जो स्पीकर नेशनल असेंबली है वो ये कह रहे थे कि आपने अब उन्होंने विड्रा कर ली है, वो जितनी पिटीशन थी विड्रा हो गई, अभी प्रोसेस शुरू हो गया, शायद कल तक उनका नोटिफिकेशन हो जाए। और तीसरी और लास्ट बात जो है आपने कहा केयर टेकर पोजीशन लीडर का आइन के अंदर, जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर हम ले आते होते हैं तो वैसे ही अपोजिशन लीडर नहीं आ सकता आइन के अंदर और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के अंदर ऐसा कोई आर्टिकल रूल नहीं है कि आप केयर टेकर ले आए, उसकी बाकायदा से प्रोसेस है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जब पीटीआई के अंदर धड़बंदी है, एक तरफ नामों पर इत्तफाक नहीं हो पाता, इसीलिए आपको बाहर से लोग लेकर आने पड़ते हैं, और अभी पीटीआई वैसे भी एक तरफ सहारे पर महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, दूसरी तरफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विद इन द असम्बलीज? देखें उनका नंबर तो उनके पास है जो था, और जो इलेक्शंस जिस तरह से हुए वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फ्यूचर की अगर हम बात करें कि जो तहरीक इंसाफ का फ्यूचर है तो वो डिपेंड करता है उनकी पॉलिसी के ऊपर। अभी वो बैरिस्टर गौर ने भी कहा, असद कैसर ने भी कहा कि हम रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हम चाहते हैं। तो अगर इसके ऊपर आते हैं, डायलॉग करते हैं, और जो मामला 9 मई के हुए मिसाके जमहूरियत कोई बन सकता है? नहीं, उस पर तो ये डिपेंड करता है कि जो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्पेशली अगर आप स्टेटमेंट्स देखें पीटीआई की, तो जब डायलॉग की बात होती है तो वो कहते हैं हमने इनके साथ डायलॉग नहीं करने गवर्नमेंट के साथ। वो किसके साथ डायलॉग करना चाहते हैं वो आपको अच्छी तरह से पता है। तो वो फिर वहाँ पे मामला बन नहीं पा रहे, तो फिर ये कैसे फ्यूचर इनका आएगा, या फिर पार्लियामेंट के अंदर इनका कॉन्स्टिट्यूशन की बात से मैं पूछना चाहूँगी कि हमारी आइन में क्या है, आप चूँकि इस पर आपकी माहिराना राय बेहतर बता सकती है, क्या हमारी आइन के मुताबिक जो है आइन में तरामीम किन बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है, और क्या वो किसी एक पार्टी को फेवर करने के लिए उनमें कुछ तरामीम वो पार्टी कर सकती है, अगर वो पार्टी हुकूमत में है, लेट्स सपोज, ठीक है, नंबर गेम पूरी है, हाँ जी, उनकी नंबर पूरी है, तो वो अपनी फेवर में अपने कुछ मफादात को मद्देनजर रखते हुए आइन में तरामीम कर सकते हैं? आइन इस पे क्या कहता है? आइन का आर्टिकल 238 और 239 क्लियरली वो कहते हैं कि किसी वक्त भी जो हुकूमत वक्त है या पार्लिमान, हुकूमत वक्त यहाँ पे लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, जो पार्लिमान है वो किसी वक्त भी किसी मैटर के ऊपर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट या तरमीम कर सकते हैं, ये वाज़ेह है। अब जो अगली बात है वो ये है कि ज़ाहिर एग्जेक्टिव की तरफ से ये तरमीम आती हैं, और वही पार्टी एग्जेक्टिव होती है या जिसकी मेजॉरिटी होती है, और 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है। तो अब पहले भी हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर तो आप पीपल सेंट्रिक अप्रोच है कि अवाम को कोई रिलीफ देने के लिए आप इस तरह से कर रहे हैं, कोई तरमीम कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है।
अगर आप किसी ख़ास इदारे, किसी ख़ास फ़र्द के लिए, जैसे हमारे मुल्क के अंदर होता सियासी है, शख्सियत कर किसी लें सियासी कोई, हाँ शख्सियत जी। हो गया, नॉन इलेक्टेड ऑफिस के लिए हो गया, जी। तो वो अगर कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर तो डिबेट हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट तो जो वो है, डिबेट कौन करता है, कौन करेगा? नहीं देखें, पार्लियामेंट ही सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट का ही काम है, ना आपका सुप्रीम कोर्ट, ना आपका प्राइम मिनिस्टर, ना आपका सदर पाकिस्तान, किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल ये जुरिडिक्शन नहीं है कोई आइन के अंदर कॉमा और फुल स्टॉप भी चेंज करे। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान कर सकता है। और लेकिन वो पार्लियामान के डिबेट्स अंदर- नहीं होती, वो प्रोसेस क्या होता हाँ, है? प्रोसेस ये होता है कि देखें, इसका प्रोसेस ये है कि आप चाहे सेनेट से शुरू कर लें, 2 हाउसेज हैं ना, हमारा बाई कैमरल पार्लियामेंट है, एक सेनेट है और दूसरा आपका कौमी असम्बली है। बिल एक असम्बली में, मिसाल के तौर पे कौमी असम्बली में आया, इंट्रोड्यूस हुआ, वहाँ पे उसकी कमेटी में डिबेट हुई, रिपोर्ट आई, फिर 2/3 मेजोरिटी जो है टोटल हाउस की, वो पास हुआ, फिर वो सेम प्रोसेस होगा कहाँ पे? सेनेट में। सेनेट में 2/3 से पास कर दिया, फिर वो किसके पास जाता है? सदर पाकिस्तान के पास, वो साइन करेंगे तो फिर वो आइन में अच्छा, आइन के तनाजुर में ही बताइए, आइन में क्या लिखा है कि कोई सियासी पार्टी को जब आप वो करते हैं, बैन करते हैं सपोज, उसका क्या मरहला होता है, किन वजूहात की बेसिस पे जो है वो किया जा सकता है, क्या मरहला प्रोसीजर होता अगर है? हम आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन का देखें तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक राइट आपका ये भी है, राइट टू एसोसिएशन, कि आप किसी भी सियासी जमात के साथ अपना ताल्लुक़ रख सकते हैं, उसको वोट दे सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, इवन आप अपनी सियासी जमात खुद से बना सकते हैं, ठीक है, ये तो आपका आइनी हक है। लेकिन जो बैन करने की आपने बात की, उसमें वो कदगन ये लगाएगी कि आप नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेंटी और आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर कोई ऐसे मामलात होंगे तो उसको बैन किया जाएगा। उसका एक ड्यू प्रोसेस इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है। अब मसला रूलिंग में बैठे हुए लोगों की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट इस्लामी नजरिया पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसकी बात कर रहे हैं। मैं यही आगे एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि किसी जमात की या किसी प्राइम मिनिस्टर की, किसी XYZ बंदे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बात हो रही है। लेकिन मसला ये है कि वो कौन डिफाइन करेगा कि स्टेट की सॉवरेनिटी जो है, अभी ये नेशनल एक लफ्ज़ यूज़ होता है, नेशनल सिक्योरिटी या ये नेशनल इंटरेस्ट, ये तो बड़ा एक वीक सा वो, मतलब मैं अभी प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मेरे लिए आप थ्रेट हो, ठीक है, अभी मैं कहूँगा कि इन्होंने जो बात की है ये मेरे नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, अब आप आ जाएंगे तो ये करेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेशन की कोई ज़रूरत है। मसला ये है कि वो जो सॉवरेनिटी, आपने सिक्योरिटी, 3 अल्फाज डाले हुए हैं वहाँ पे, इसको अच्छा हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर आप देखें और अगर आप मुझे इजाज़त दें और अगर ये यहाँ पे चल सके तो मामला ये है कि 1947 से ऑनवर्ड्स भी अगर आप देखें, मतलब प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान जो थे, उनकी अगर आप तकरीर देखें, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के, तो वो भी अपोजिशन के लोग जब ऐसी कोई बात करते थे तो वो ये कहते थे कि आप ये मेरे खिलाफ या मेरी पॉलिसी के ऊपर बात नहीं कर रहे, आप किसके ऊपर बात कर रहे हैं? आप मुस्लिम लीग के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप मुस्लिम लीग के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको मुस्लिम लीग ने बनाया। अगर आप पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं इसका मतलब आप इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के नाम पे बना था जो हमने एक मामला चलाया हुआ है, तो ये तब से मामला चल रहे हैं, आज के हैं नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, पढ़ने की जरूरत है हमें। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत जो है वो एक तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें एक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई है। उस करारदाद में कुछ चीज़ें हैं कि एक तो वो हुकूमत 9 मई के वाक़यात के ख़िलाफ़ और जो कारकुनों पर लाठीचार्ज और सियासी मुतालबात और सियासी मुकदमे जो हुए हैं उसके हवाले से मज़म्मत तो है ही है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 का मुतालबा किया गया है। इस मुतालबे को आप कैसे देखते हैं? एक शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरीके से मुंतखब किया जाता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पर? देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये तो कंसल्टेशन होती है बिटवीन दी प्राइम मिनिस्टर और इस तरह से आपका पोजीशन लीडर, और इसको अपॉइंट जो करता है वो सदर पाकिस्तान करता है, और जो उसका किरदार है सबसे आम है। ज़ाहिर है जो इलेक्शंस हैं हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला ही वो होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो जो गवर्नमेंट में आ जाते हैं वो कहते हैं ठीक है, बाकी जो होते हैं वो कहते नहीं है। तो सबसे आम स्टडी के मुताबिक इस वक्त इलेक्शन कमीशन में क्या मसाइल मौजूद हैं या मजीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है? देखें, इलेक्शन कमीशन में सबसे बड़ा मसला तो ये है कि उसकी इंडिपेंडेंस, मसलन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन आप उसको अगर इन रियलिटी देखें, प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखें, तो बाज़ दफ़ा अभी ये पिछले जो इलेक्शन हुए थे वो कह रहे थे हमारे पास पैसे नहीं है भाई, हम इलेक्शन कहाँ से करवाएं। तो पैसे कौन देता है? एग्जीक्यूटिव आपको देता है, इलेक्शन कमीशन खुद से तो नहीं लाएगा। तो वो डिपेंडेंट है पैसों के हवाले से, फिर अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, फिर वहाँ पर जो सियासी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो ये गैर जानिब। अब देखें, आप जो इलेक्शंस हुए हैं इंडिया के साथ, अब अगर हम कंपैरिजन करें, हमारा पहले तो 23 साल इलेक्शन, 1970 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ था 23-24 साल बाद, और उसका नतीजा आप देख लें कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान हमारे अलग हो गया क्योंकि हमने उसके नताइज नहीं माने थे। तो आज भी हमारा मामला वही चल रहा है।
अगर मैं कहता हूँ कि आज का सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मसला है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर आपका घर जो है वहाँ पे अमन होगा, वो हाउस एंड ऑर्डर होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा, तो फिर क्या होगा कि आपके मामला चल सकेंगे। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट से मुराद मेरी ये है कि अवाम का एतबार ही नहीं रहा अपने इदारों के ऊपर, स्पेशली जो आपका पार्लिमान है कि क्या वो हमारे नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसको ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें करनी होंगी। एक तो वो चार्टर ऑफ, मैं बार बार कहता हूँ, रिकन्सिलिएशन, कि आप डायलॉग करें, तमाम सियासी जमातें जो वो बैठें। और दूसरा ये है कि आप परफॉर्म करें ताकि आवाम को लगे कि भाई ये लोग हमारे बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हैं, ना कि किसी खास एक शख्स या किसी खास एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चलाई जा रही है, दूसरी जानिब पे स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जा रही है, इन सब के होते हुए आपको लगता है कि रिकन्सिलिएशन हो सकती है? देखें, ये पहली तहरीक नहीं है। अयूब खान के ख़िलाफ़ भी चली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ भी तहरीक चली, ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ भी चली। तो ये तहरीकें तो चलती रहती हैं। और जो अपनी सियासी जमातें होती हैं वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अवाम के अंदर, स्पेशली जो अपोजिशन में होती हैं, उनके पास दो ही चीज़ें होती हैं, या तो पार्लियामान के अंदर वो आवाज़ उठाएं या फिर वो स्ट्रीट्स के अंदर आएँ और लोगों को साथ इंगेज करें। तो इसमें तो कोई हर्ज भी नहीं है और ये उनका सियासी जो है आप कह लें हक भी है। लेकिन 8 फरवरी हमें थोड़ी सी एक क्योटिक सिचुएशन दे रही है, जैसे हमें एक खदशा लाहक हो रहा है कि जैसे 9 मई के वाक़यात से अब तक जो है, और वो असद कैसरी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कोई खत्मी तारीख नहीं है, ये तो आगाज़ है। जी नहीं, देखें, असद कैसर जो है वो ये तो वो इसका जवाब दे सकते हैं। ये पिछले 1.5-2 साल से हम सुन रहे हैं कि ये हमारा आदमी कोई डेडलाइन ही होगी, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो कहाँ पे निकले वो? इस तरह से निकले तो नहीं है। वो तहरीक में तब्दील तो उसको नहीं कर सके, उसके बहुत सारी वजूहत हैं। उनकी अपनी लीडरशिप के अंदर भी आप कह लें कि तज़ाद है, फिर इदारों की तरफ से भी प्रेशर है, बहुत सारे मामलात हैं। अवाम भी अभी फ़िलहाल जो है उस सूरत हाल को शायद फेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली स्पीकिंग देखें तो जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं, मसलन ज़िया से लेकर मुशर्रफ तक, तो जो तहरीक चली हैं वो कोई मतलब आप कहें ट्रांजिशन के तौर पे तो आई हैं, लेकिन उन्होंने उनको कोई ऐसा जो है वो नहीं किया, आपके लिए वीक नहीं किया। जब उनका अपने इदारे के अंदर से लोग उनको कहते हैं कि भाई हम आपका बोझ नहीं उठा सकते, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली क्या लगता है आपको, पीटीआई के कौन से मुतालबात जो हैं वो लीगली हक पर हैं और कौन से आपको लगता है कि वो बिला वजह नहीं? मसलन उनके 2-3 मुतालबात जो हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन उनके मुताबिक सर ये भी है कि अगर उनके हक में इलेक्शंस हो, वो जीते तो फिर ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, तो ये भी तो कहीं का इंसाफ न हुआ। तो मैं थोड़ी देर पहले आपको यही कहा कि जो जमात जो है वो गवर्नमेंट में आ जाती है वो कहती है फ्री एंड फेयर हुए हैं। यही मामला 2018 के इलेक्शंस में भी यही हुआ था। फिर ये कौन तय करेगा शफाफियत हुई है कि वो नहीं जो हुई? कहते हैं कि डिजिटल सिस्टम होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है या क्या होना चाहिए? सर आरटीएस बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो नहीं, वो बैठ नहीं जाते, वो बिठाए जाते हैं ना। तो जितने आज़ाद फ्री एंड फेयर 2018 के इलेक्शंस हुए थे, उतने ही या उससे कुछ ज़्यादा आज़ाद और फ्री एंड फेयर इलेक्शन 2024 के हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा मामला जो है वो चलता आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आप दूसरे पे आए, आपने एक तो इलेक्शंस की बात की कि उनका ये मुतालबा ठीक है, अगले वो जायज़ मुतालबात देखें। रूल ऑफ लॉ की अगर मैं पहले मुतालबात पे बात करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं कि क्या वाकई ऐसा हमारे पास वक्त ही बहुत कम रह गया है। जी तो हाँ, सीधा बता दें। रूल ऑफ लॉ की बात जैसे कर रहे हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, तो मीडिया की फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जब नून लीग गवर्नमेंट में नहीं थी, आप देख लें उनके ट्विटर हैंडल्स वगैरह पे ये सारे मामला थे, अब वो खामोश हैं। अब सेम एज द केस विद पीटीआई कि अब वो जब अपोजिशन में है, ये सारी बातें उनको याद आ रही हैं, जब वो गवर्नमेंट में आ जाएंगे। कतगन लगाने वाले ही सबसे पहले वो हैं वैसे। अब तो मैं यही कहना चाह रहा था कि बात कर रहे हैं, हम भी मीडिया वाले हैं, सही बात है। मैं तो खुद ये सुन के हैरान हो गया हूँ कि मीडिया आजाद नहीं है इस मुल्क में। मुझे आज दिन तक सबसे पहले कतगन लगाने वाले ही हुए हैं। जी, शुरुआत बहुत शुक्रिया आपके, थैंक यू सो मच। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसी बातें हो रही हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं है। मुझे लगता था मीडिया आज़ाद है, लेकिन उसको बंद करने की कोशिश की जाती है, की जा रही है। और ये इसकी शुरुआत ही जो है, मैंने कहा ना, उनके दौर में ही हुए। सबसे पहले उनका की तरफ से ये कानून जो है बिल पास कराया गया था। चलें जी, हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में एक बार फिर से खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस कितनी ज़रूरी है। एक इंसान की जो वो कहते हैं पहली झलक होती है वो बहुत मुतासिर कुन होनी चाहिए और उसमें फिजिकल अपीयरेंस का बहुत हाथ होता है। स्पेशली जो है अगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस में आपके फेस और आपके पहले जो है बहुत सारे लोग दांतों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। इनफैक्ट पहले स्केलिंग और पॉलिशिंग को भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता था, बट अब दांतों की सफाई का जो ये एक मसला है, ये एक तो ये है कि दांतों की अगर सफाई हम ठीक से नहीं करते तो इससे बहुत सारे मोहलिक बीमारियां जो हैं अब वो पैदा हो रही हैं और साथ ही आपकी पेरेंट्स को भी चार चांद लगाता है। सो आज हम बात करेंगे कि दांतों के हवाले से जो लोगों के जितनी रिजर्वेशंस हैं कि कुछ लोग नए दांत लगवाते हैं, कुछ लोग ज़िरकॉन के दांत लगवाते हैं, कुछ लोग जो हैं क्राउन्स जो हैं चढ़ाते हैं। सो इससे पेरेंट्स पे कितना फ़र्क पड़ता है और साथ ही ये भी बताएंगे कि ब्रेसेस से जो हैं वो दांत कितने अलाइन हो जाते हैं। Exactly. और So इसके लिए basically डेंटिस्ट्री में भी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है और उसमें ऑर्थो डेंटिस्ट्री, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ब्रेसेस आर वेरी कॉमन और उसमें डिफरेंट एडवांसमेंट भी आ गई हैं और जदीद उसमें टेक्नोलॉजी के खास तौर साथ पर एक चीज़ है जिसका मुझे अभी अभी इदराक हुआ है, आप लोगों को पहले भी शायद इस बात का इल्म होगा, और वो है कि आपकी ये जो जबड़े हैं ये इसकी प्रॉपर्ली सर्जरीज होती हैं और ये सर्जरीज करके इनकी अलाइनमेंट्स होती हैं। सो फेशियल अलाइनमेंट कितनी ज़रूरी है आपकी खूबसूरत सी स्माइल के चेंज लिए। हो जाती है। और ब्रेसेस जो हैं अगर उनका इंतखाब करना है तो किस सूरत में इंतखाब करना है, तो आइए इसी के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ ऑर्थोडेंटिस्ट मोहतरमा डॉक्टर सना तारिक मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो डॉक्टर साहिबा हमें ये बताइएगा कि डेंटिस्ट्री और फिर उसके बाद ऑर्थो डेंटिस्ट्री, ये जो आपकी डोमेन है या जुरिस्डिक्शन जो है वो आपकी, इसमें क्या क्या आता है और कौन कौन से पेशेंट्स आते हैं? बेसिकली डेंटिस्ट्री में तो आप समझ लें कि एवरीथिंग रिलेटेड टू टीथ, ठीक है। दांत और दांत से एसोसिएटेड जितने भी अज़ा हैं उनका जो इलाज है वो BDS डॉक्टर्स करते हैं जो कि डेंटिस्ट्री के अंदर आता है। अब डेंटिस्ट्री में आगे उसी तरीके से स्पेशलाइजेशन हैं जिस तरीके से मेडिकल में है। और उसमें जो ऑर्थोडोंटिक्स है बेसिकली ये डील करती है टेढ़े दांतों को सीधा करने के इलाज से, ठीक है। जब जबड़ों की अलाइनमेंट आपस में ठीक नहीं है तो हम जबड़ों को अलाइन करते हैं विद जब बच्चा छोटा होता है तो विद सब अप्लाइंसेस, छोटी एज में ग्रोथ को मॉडिफाई करने की कुछ अप्लाइंसेस लगाते हैं जिससे जबड़े अलाइन हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर हम दांतों को अलाइन कर देते हैं ब्रेसेस से। अब यही काम अगर हमने बड़े लोगों में एडल्ट्स में करना हो तो वो फिर हम सर्जरी की मदद लेते हैं। सर्जिकली हम जॉज को ऑल 3 प्लेन्स में मूव कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, वट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस है। सो ये डॉक्टर साहिबा पैदाइशी तौर पर होता है? ज़्यादातर इसकी कॉज जेनेटिक है। जो छोटा जबड़ा रह जाना, बड़ा जबड़ा होना, इसकी मेजर कॉजेज़ जो हैं वो जेनेटिक हैं। वेरी लिमिटेड जो एलाइड कॉजेज़ आ सकती हैं उसके अंदर आपकी न्यूट्रिशन या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ सकते हैं, बट कॉमनली ये जेनेटिक होता है। बहुत सारे ये भी होता है ना कि दांत जो है वो बाद में भी टेढ़े हो जाते हैं, मतलब बचपन से वो सीधे एक ही अलाइनमेंट में होते हैं, बट कुछ लोगों के बाद में जो है वो आई डोंट नो कि क्या वजूहत होती है इसकी, लेकिन वो टेढ़े हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये दांतों के ऊपर जो दूसरा दांत होता है उसका क्या किया जाता है? अच्छा, ये बहुत कॉमन एक केले मिसनॉमर बना हुआ है कि जी पहले दांत बहुत अच्छे थे, बाद में दांत बहुत खराब हो गए। होता यह है कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं ना तो वो दांत होते हैं कम, जॉ का साइज भी छोटा होता है, दांत छोटे भी होते हैं और नंबर में भी कम है। बच्चे ने करना है ग्रो, साथ उसके उन दांतों ने गिरना है और बड़े दांतों ने आना है। तो जब पक्के दांत आते हैं वो साइज में भी बड़े होते हैं और उन्होंने फाइनल वो पोजीशन लेनी होती है जो आपकी जॉ की बिगेस्ट पोजीशन होगी। बच्चा एकदम से तो बड़ा नहीं हो जाता, वो विद फेजेस बड़ा होता है, लेकिन दांत ने उसी साइज का आना है। तो वो जो ट्रांजिशन का फेज होता है उसमें हमें लगता है कि दांत टेढ़े हैं। समटाइम्स आप देखेंगे उसी को फॉलो करेंगे वो कुछ अरसे बाद खुद ही ठीक भी हो जाते हैं, बट समटाइम्स नहीं ठीक होते। और वो जो आपने कही कि दांत के ऊपर दांत आ जाता है, वो ये होता है कि जॉ साइज एक पेरेंट पे चला जाए, टूथ साइज दूसरे पेरेंट पे चला जाए और ये डिस्क्रिपेंसी आ जाए तो जबड़े के ऊपर दांतों की जगह कम थी, अब उन्होंने निकलना तो है, वो कभी ऊपर निकल आते हैं, कभी अंदर निकल आते हैं, कभी आगे पीछे निकल आते हैं। तो उसकी फिर हम ब्रेसेस से अलाइनमेंट करते हैं और फिर आपको अच्छा, अगर दांत के ऊपर दांत होता है उसके लिए भी लोग ब्रेसेस ही लगाते हैं? यूजुअली ब्रेसेस ही हैं इन सारी चीज़ों के इलाज में, ब्रेसेस ही। अच्छा, मुझे ब्रेसेस का प्रोसीजर वैसे बताएं। लोगों का मैंने देखा है, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें, मुझे ऐसे लगता है खाना पीना इतना जो है मुश्किल होता होगा और कितने टाइम तक वो लगाए रखते हैं, तो इज़न्ट इट अनकंफर्टेबल? अच्छा,
आजकल आपने देखा होगा इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो जी, ऑलमोस्ट जी। हर दूसरे बच्चे ने लगाई है। आजकल तो फैशन में भी हाँ, है। और कुछ लोग वैसे ही शौकिया लगवाते हैं कि जी मैंने ट्रांसपेरेंट हाँ, braces और इस टाइप की चीजें Okay. हैं। बच्चे आते हैं, It's बच्चे in कहते हैं fashion? ब्लू कलर के और कलर चेंज कराने के लिए बच्चे लगवाते हैं fashion आ हाँ, गए कि हैं, मेरे okay. फ्रेंड ने लगवाए होते तो हमने भी लगवाने। ठीक। अच्छा, अब आप देखें बच्चे अगर उसको बेयर कर रहे हैं तो दैट मींस इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर, क्योंकि बच्चे तो छोटी सी पेन को भी इतना बड़ा एग्जैजरेट That's करके true. फील करते हैं और फील कराते भी हैं अगलों को, ठीक है। तो इट्स एन एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलिंग द ब्रेसेस। जो हम लगा रहे हैं आपके दांतों के ऊपर और हर महीने जो उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली पेनलेस, इसमें कोई पेन नहीं होती। Okay. अब पेन कहाँ होती है? जब दांत मूव करता है। अब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वही मार्कर्स हैं जो आपके पेन रिसेप्टर्स, जो आप पेन फील करते हैं। ठीक। बट वो पेन नहीं होती ये वाली, जो चुभन वाली पेन है ये नहीं होती, ये वाली पेन होती है, डिस्कम्फर्ट। सही। और वो माइल्ड डिस्कम्फर्ट आपको 3 से 4 दिन के लिए हर महीने फील होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती Used to जाती हो जाता है, है। बच्चे यूज टू हो जाते हैं और वो बिल्कुल बड़े आराम से उसके साथ 1.5 से 2 साल का यूजुअली इलाज होता है। समटाइम्स ये कुछ डिफिकल्ट केसेस में 3 साल तक भी चला जाता है, सही। बट मैक्सिमम यही है। सो इट्स 3 नॉट से ऊपर नहीं। अनकंफर्टेबल खाना पीने में। जो इसके साथ बेसिकली प्रॉब्लम आता है वो है हाइजीन मेंटेन करने का, सफाई। ठीक है, अभी मेरे दांतों पे कुछ नहीं लगा हुआ ना, तो एक सलाइवरी एक्शन हो रहा होता है हर टाइम और वो दांतों को खुद ही क्लीन कर रहा होता है। जब हमने कुछ भी लगा दिया तो वो एक्शन खत्म। अब खाना भी फंसेगा, उसको आपने एक्टिवली निकालना भी है, और फंसा रहेगा तो वहाँ बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन भी होगी, इन्फेक्शन भी होगा, स्मेल भी आएगी, सारी चीज़ें। तो बस वो एहतियात ज़रा थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो एक बच्चों के लिए कोई नागवार सी चीज़ होती है। सो ब्रेसेस जो हैं वो किन किन चीज़ों में, लाइक किन किन प्रॉब्लम्स में लगाए जा सकते हैं? सिंपल, अगर दांत के ऊपर दांत निकले हुए हैं या दांतों में गैप्स हैं, ठीक है, क्राउडिंग या स्पेसिंग, ये चीज़ होगी। दांतों के आपस की डिस्क्रिपेंसी है कि नीचे के दांत ऊपर के दांतों के इस जगह पे बाइट करते हैं। हाँ। अगर ये डिस्टर्ब्ड है, नीचे के दांत पीछे हैं या नीचे के दांत आगे हैं, ठीक। इन ऑल दीज केसेस, ठीक है। क्राउडिंग, स्पेसिंग, ये आगे या पीछे होना, इन सारी चीज़ों के लिए। अब मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि दांत आगे पीछे, उसकी वजह से ब्रेसेस लगा रहे हैं। कौन सी जगह पे आप लोग ये तय करते हैं कि ये तो दांतों का मसला नहीं, ये जबड़े का मसला है? वो पहली चीज़ है, वो देखने में पता लग जाता है। वो फेशियल अलाइनमेंट टेढ़ी होती है, टेढ़ी होती है, एब नॉर्मल प्रोजेक्शन ऑफ वन जॉ, एक जॉ दूसरे के हिसाब से ज्यादा प्रोजेक्शन में होगा या कम प्रोजेक्शन में होगा, वो दिखने में फेस पे पता लग जाता है। हमारे फेसेस ठीक लग रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल हमें जरूरत है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल Okay. परफेक्ट है। अच्छा, वो देखने में, पहली बात, पहली चीज आपको देखने में पता लग जाएगी। एक बिल्कुल ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो देखने में बड़े हम्बल बैकग्राउंड के लग रहे होते हैं, उनको कोई अवेयरनेस उस टाइप की लग नहीं रही होती, और वो माँ जी पंजाबी बोल रही होंगी और कहेंगी बच्चे के दांतों में, बच्चे को मसला है। वो मतलब वो लोग भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस तरह की चीज होती है। वो उसको ढूंढना नहीं पड़ता, पहली बात है, वो नजर आ जाती है, जॉ डिसहार्मनी नजर आ जाती है। देन कुछ हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उससे उसको हम कंफर्म कर लेते हैं। हम कुछ एंगल्स लेते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, जिसमें हम नीचे के जॉज को क्रेनियल बेस के साथ अलाइन करके देखते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं है, कितने पीछे हैं, कितने आगे हैं, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा। सेवेरिटी डिफाइन करते हैं, सेवेरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट डिफाइन कर लेते हैं। अगर सपोज बच्चे में कोई बचपन में चोट लगी है और उसकी इंजरी जो है वो बाद में निकलती है, विच इज़ वेरी कॉमन। हाँ, ये बाद में वैसे ये निकलती है होता क्या कैसे मतलब? है एग्जैक्टली? बचपन में चोट लगी है और आप जो है बच्चे को अब 6-8 साल बाद जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, ये क्या साइंस क्या है? अच्छा, एक तो इसमें ना 2 इंजरीज हैं, एक दांतों की जो इंजरीज होती हैं और एक जॉज की इंजरीज है। अच्छा, अब बहुत बच्चे खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, गिरा, सामने के 2 दांत टूट गए, वेरी कॉमन। वो बिल्कुल सामने होता के, है, हाँ ठीक है, टूटना तो हाँ समझ आ वो गया। टूट गए, वो देखने में लगा ये भी आधा टूट गया, ये भी और आधा टूट टूट गया। गया। उस टाइम वो कोई मसला नहीं कर रहा, नहीं करता। ना बच्चे को पेन कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, आपने भी निगलेक्ट कर दिया। लेकिन उस दांत का जब इस तरीके से टूटा है तो उसके अंदर जो नर्व्स और ब्लड सप्लाई का वो जो पल्प का चेंबर है ना, वो ओपन हो गया इनटू द ओरल एनवायरनमेंट एंड टू द एनवायरनमेंट। अब उससे जर्म्स एंड इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया सब कुछ आ रहा है। वो सब्सिक्वेंट सोर्स वो चलती रहती है। समटाइम्स इन्फेक्शन होती है, यहाँ दाना बनता है, वो खुद ही गिर जाती है, पास निकल जाती है, और वो आप फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। वो फिर कुछ अरसे बाद दोबारा से वो इन्फेक्शन हो जाती है, फिर कहते हैं जी यहाँ दाना बना था, खुद ही फट गया था, खुद ही पास निकल गई थी। अच्छा, फिर एक टाइम आता है कि वो पास फैलना शुरू हो जाती है, फिर जब इतनी बड़ी हो जाती है देन आप कहते हैं ओ ये प्रॉब्लम था।
वो प्रॉब्लम उसी दिन क्रिएट हो गया था जिस दिन वो दांत टूटा था। अगर उसी दिन उसका इलाज हो जाता, उसकी वो कम्युनिकेशन बंद हो जाती, ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होना था। अगर दांत नहीं टूटा तो फिर कैसे पता मेरे चलेगा? ख्याल है आपका खुद आप इस तरह हुआ था। या मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। मैं बचपन में गिरी थी, ठीक है, हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद आई वाज इन आई थिंक 7th 8th के 9th, तो मेरे दांतों का भी यही शुरू हुआ कि जी इन्फेक्शन हो गया जी, मेरी पस निकल आनी शुरू हो गई थी, मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया था। उस वक्त मैं छोटी भी थी एंड वी वर लाइक कि मेरे तो दांत को कुछ हुआ भी नहीं है, सो हाउ इज दिस पॉसिबल? और उसमें कोई प्रोसीजर में बहुत लंबा टाइम गुजर गया था फिर, बिकॉज वो आपने बहुत लेट स्टार्ट किया था ना, इसलिए इलाज मुश्किल हो तो गया था। सपोज मेरा आपसे वही सवाल है कि अब गिर तो गया इंसान लेकिन पता नहीं चल सका उसी टाइम जो है आपको सामने दांत टूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो हाउ वुड यू नो कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ? समटाइम्स ना टूट जाता है तो नजर आ जाता है। समटाइम्स इंजरी जो होती है वो बहुत सबलिमिनल होती है, वर्टिकल रूट फ्रैक्चर हो जाता है जो नजर भी नहीं आता, ठीक है, वो हुआ होगा लेकिन कम्युनिकेशन, बैक्टीरिया को अंदर जाने के लिए तो जगह नहीं ना चाहिए, वो तो माइक्रोस्कोपिक चीज है, वो तो हल्के से लीक से भी चला जाएगा। अब वो अननोटिस चला गया वो फ्रैक्चर आपके दांत का जो था, वो तब पता लगा जब उसमें रिपीटेड इन्फेक्शंस हुए और इस तरीके से। अब इससे बचा कैसे जा सकता था? जिस टाइम इंजरी हुई थी ना, आपको एक डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट कर लेनी चाहिए थी, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते। सही बात है। और या उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी, मेरे पेरेंट्स की गलती उन्होंने नहीं किया एक्चुअली पेरेंट्स को, और मतलब पेरेंट्स को नहीं, ओवरऑल हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमें किस टाइम पे कंसल्टेशन लेनी है। बिकॉज ये मैंने एक चीज ऑब्जर्व की ओवर 10 to 12 years ऑफ माई प्रैक्टिस कि हम 50,000 का खाना खा लेंगे जाके, 50 रुपए या 500 रुपए दांतों के इलाज पे नहीं लगाएंगे, वो हमें बहुत महंगे लगते हैं। ठीक है, जस्ट सीकिंग अ कंसल्टेशन कॉस्ट यू कितना, 1000 रुपए, 1500 रुपए, ठीक है। आई कैन ऑफर कि मैं फ्री कंसल्टेशन दे दूंगी, लेकिन आप टाइम पे आए, बस हमने जाना है, बिल्कुल जरूर आए। लेकिन जब तक बजाहिर हमें कोई मसला नहीं नजर आता तो हमें लगता है कि हमारे दांत बिल्कुल ठीक है, ऐसा काम ही है कर ना, रहे हैं, खाना चबा रहे हैं हम। पहले की डेंटिस्ट्री को ना लोगों ने ये बनाया हुआ था इलाज दंदा अखराज दंदा, कि मतलब यही ट्रीटमेंट है कि आप दांत, आप उस सिचुएशन पे हमारे पास दांत लेके आते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको अगर कोई छोटी सी चीज भी महसूस हो रही है, आप सिर्फ चेक कराने के लिए आ जाएं, ठीक है, 1000 रुपए लगेंगे, मैं कह रही हूँ आप वो भी ना दें, आप सिर्फ चेक करा लें। आपको कोई प्रॉब्लम हमें नजर आ गया, हम आपको बता देंगे, नाउ इट्स अप टू यू, यू गेट इट ट्रीटेड और यू डोंट। बच्चों में आजकल ये ज्यादा ब्रेसेस का ट्रेंड क्यों आम होता जा रहा है और ये ज्यादा क्यों प्रॉब्लम्स अब हमें देखने में आप लोगों का कसूर है, इस मीडिया का कसूर है, वो इस कैसे? मीडिया की एक्चुअली एवरीथिंग हैज बिकम वर्चुअल एंड फ्लैशी और एवरीवन वांट्स टू लुक परफेक्ट एंड वो इंस्टाग्रामेबल थिंग्स, और वो उसमें लोग अपनी अपीयरेंस को लेके बहुत मैडम कंसर्न आपने हमें दोष दिया है, यकीन माने मैंने ये क्राउन लगवाए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी 2 सर्जरी हुई थी, एक बार जो हुई थी उसके बावजूद मुझे दोबारा वो इशू रहा था और सर्जरी प्रॉपर हुई थी, उसके बावजूद 10 दिन बाद उन्होंने दोबारा मेरी सर्जरी की थी, तो उसकी वजह से ये जो क्राउन एक बार हटाया दोबारा लगाया है तो उसमें ऊपर एक लाइन रह गई है जो कि मेरी ज़ाहिरी खूबसूरती को जो है वो डैमेज करती है, उसके बावजूद मैंने अभी तक दोबारा चेंज नहीं कराया। इसमें तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप डिजिटल स्माइल डिजाइन कराएं और अपनी सारी स्माइल I मेकओवर welcome कराएं। you. What is digital? डिजिटल एक्चुअली जिस तरह बाकी दुनिया, आप लोग डिजिटल हो गए, डिजिटल स्माइल डिजाइन। हाँ, अब DSD, डिजिटली अब स्माइल भी डिजिटली करेंगे हम। बिल्कुल, आप लोग डिजिटल हो गए, हम ना हो। Aesthetic. Definitely. Okay. तो ये बताइए how is this designed? अच्छा, ये होता है कि अब डेंटिस्ट्री में भी ना मोर और लेस बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। अभी ये कुछ अरसे बाद आपको ना ये जो हम दांतों, बच्चों के दांतों पे हमने मेटल ब्रैकेट्स लगाई होती है ना, ब्रेसेस, वो भी खत्म हो जाएंगी, वो प्लास्टिक उसको रिप्लेस कर लेगा। तो आजकल चल भी नहीं रहा। अभी इतनी कॉमन नहीं है ना, इट विल बिकम वेरी कॉमन लेटर ऑन। उसमें हम क्या करते हैं, हम आपके दांतों का स्कैन करते हैं जी, ठीक है, पिक्चर्स, सीरीज ऑफ पिक्चर्स होती हैं, हम आपके मुंह का स्कैन करते हैं, वो एक डिजिटल सॉफ्टवेयर में हम डाल देते हैं, कंप्यूटर पे हम उसको प्लान करते हैं। लेट सपोज हमने आपके दांतों की स्माइल डिज़ाइन करनी है, हमने आपका स्कैन ले लिया, स्कैन के ऊपर हमने आपके दांतों को डिज़ाइन किया, वो स्कैन हम आपको दिखाएंगे, आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, देन हम उसका मॉकअप बना के आपको दिखाएंगे, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ टीथ, वो आप उसको अप्रूव करेंगी, देन दिस ऑल गेट इनटू अ मिलिंग मशीन उसको मिल करके हमें क्राउन्स दे देगी, वो हम आपके इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, जैसे मेरे वाले क्राउन से प्रोसीजर उसका भी वही होता है, बस वो सिर्फ स्माइल के लिहाज से आपका डिजिटली मुझे ये बताएं। उसका प्रोसेस ये होता है कि हम आपका वो आपने ट्रे मुंह में में वो प्लास्टिक सीन रख
के और आपका इंप्रेशन लिया, हाँ, वो लैब जाता है, obviously. वो मैनुअली फैब्रिकेट होके आता है। अच्छा, एक मुझे- और चीज़ आपने हाँ, सॉरी please, इसी please. ग्राउंड से बताया, आजकल ना ये ब्रेसेस का तो है ही आम, बट मैंने कुछ लोगों का ये भी देखा है, वो रात को सोते हुए एक पूरा एक ट्रे टाइप होती है जो वो ना मुंह में ऐसे रखते होते हैं, और सुबह एक तो कितना, मैं भी ये भी सोचती हूँ पूरी रात उस ट्रे को रखना भी मुंह में कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन वो जो है आई थिंक मैंने सुना है उससे भी अलाइनमेंट आपकी सीधी होती है। एक तो आजकल दांतों की भी इतनी सारी चीज़ें आ गई है, नई टेक्नोलॉजी, जिस तरह मेकअप ज़्यादा आ रहा है उस तरह नई नई इजादात आ रही हैं, समझ भी नहीं आ रही कौन सी चीज़ हमें करनी अच्छा, ये चाहिए, कौन सी अलाइनर्स नहीं। की फॉर्म है, So, yeah. ये ब्रेसेस होती हैं, ठीक है, इसमें हम आपको डिफरेंट ट्रेस बना के दे देते हैं, वो ये जो आप चढ़ाते हैं। और ये सही लोग और- भी लगाते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, सही लोग अच्छा। लगाएंगे। अच्छा, तो बीमार लोग लगाते हैं? बीमार लोग नहीं, मतलब जिनकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब है वो लोग लगाते हैं, लेकिन जो अच्छा, ये आप बात कर alignment रही ठीक करने के हैं, लिए जो आप है। बात कर रही हैं, ये मैंने भी कुछ इस Overnight, तरीके से overnight अच्छा, मैं आपको लगाते बताने हैं, लगी। जी। ये होता है सीरीज ऑफ ट्रेस जो हम आपको देते हैं, 4 दिन आपने ये लगानी है, आगे 5 दिन ये लगानी है, ये करके जब वाह। आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपको एक सेट ऑफ ट्रेस वो देंगे जो उस ट्रीटमेंट को रिटेन करने के लिए होते हैं। ठीक। वो फिर आप नाइट टाइम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लगा के रखते हैं ताकि हड्डी अब नई जगह पे दांतों को ऑर्गेनाइज कर ले। ठीक है, ये इसकी ये आपकी जो कन्वेंशनल ब्रेसेस हैं जो मेटल की होती हैं वो भी लगाने के बाद उतारते हैं तो हम रिटेनर्स देते हैं, ये भी वही रिटेनर्स होते हैं, दोनों ट्रीटमेंट के बाद सेम So रिटेनर्स देते basically हैं, ये भी अलाइन करने के लिए ही है, अलाइनमेंट रिटेन करने के लिए। ओके, मेरा एक सवाल था ये डिजिटल स्माइल डिजाइन से रिलेटेड। आप कह रही हैं क्राउन जो है वो एट द एंड इसका सारे प्रोसेस के बाद क्राउन अटैच करते हैं ना, तो क्राउन में क्या वो गैप्स नहीं बना देता आपके नेचुरल टीथ के दरमियान? अच्छा, हम इसमें ना डिफरेंट बहुत से लोगों टेक्निक्स को हैं, उनके क्राउन लगे हैं, उनको पता है कि उनका दांत पूरा ग्राइंड हुआ होगा और जी उसके जी जी, ऊपर छोटा सा रह जाता है, छोटा सा अंदर रह जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता, उसके ऊपर फिर क्राउन चढ़ता है। हाँ, बट वो एक कन्वेंशनल मेथड है। अब हम मूव करें मिनिमली इन्वेसिव की तरफ, उसमें हम सरफेस ऑफ टूथ को टच भी नहीं करते, या बहुत मिनिमली टच करते हैं, इतना कि आपको नजर भी नहीं आए, फिर जस्ट टू क्रिएट रिटेंटिव आर्म्स, बस हाँ, इतना मैं इतना। वही, हाँ। ठीक है, गलत और टाइम पे मेरे दांत खराब हो गए फिर अभी होने नहीं, चाहिए। अभी भी हम कुछ अभी भी तो बहुत आप कुछ कर कर सकते सकते हैं। हैं। लेकिन अब तो छोटे रह गए ना, वो जो छोटे हैं वो तो छोटे ही रहेंगे। हाँ, वो जो परमानेंट डैमेज हो चुका है वो तो हो True. चुका तो है। फिर ये परमानेंट रहते हैं? हाँ, इसके Long period ऊपर of इसके time या नीचे जो हम दोबारा से? ग्लू लगाते हैं ना, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट जो हम वहाँ लगाते हैं। ये ग्लू ज़रा ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है, बिकॉज इसने रिटेंशन बस उन हल्की हल्की क्रीजेस से लेनी होती है जो हमने क्रिएट की होती है। एंड यू जी। फील कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, खाने दे पीने एक्ट एज नॉर्मल एज योर नेचुरल टीथ। बस हम ये कहते Wow. हैं कि सामने से आप चक मार के ना खाएं, नेचुरल है ये तो नहीं देखें, ना। ये देखें, ये भी end तो है में ना। ये अब इन्होंने आप अब अखरोट end तो नहीं में- तोड़ सकते नहीं, अब आप आपसे। सेब को तो चक नहीं अखरोट को मारेंगे। वैसे भी अखरोट- आपको कहते हैं कि जी डॉक्टर्स अब तो ये कहते हैं, वो पहले अब जमाने में तोड़ लेते होते, तब तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आपको मिल्क पैक भी दांत से तोड़ के नहीं खोलना चाहिए जी, अब दांत भी बहुत सेंसिटिव हो गए पुराने जमाने नहीं, के। अखरोट वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप दांतों से हाँ जी, तोड़ दांतों से तोड़ना नहीं के चाहिए। नट्स खाएं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताएं कि ये बच्चों के दीगर जो है वो मसाइल में ऑर्थोडेंटिस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं? अच्छा, बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की चीज़ है ना, वो वही है कि बच्चों के जो दूध के दांत हैं ना, उनको भी आप उतना ही इम्पोर्टेंट समझें जितने पक्के दांत हैं। सही बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक डिफरेंट एज तक मुंह के अंदर रहना है। बच्चे दूध पी रहे होते हैं फीडर लेकर, फीडर बाजू का पूरी रात मुंह में होती है, बिल्कुल ठीक सही है? बात है। उसमें दूध ड्रिप करता रहता या है। इसके अलावा वो निपल जो बाद में भी दे देते हैं। जी जी हाँ। जी। उसके साथ जर्म्स जा रहे हैं, इन्फेक्शन की कॉजेज है। अच्छा, अब जब दांत में इन्फेक्शन हो गया ना, तो दांत काला हो गया, खराब हो गया। अब दूध के दांत होते हैं छोटे से, उनकी रूट्स भी होती हैं बहुत छोटी सी, उनमें कीड़ा बहुत जल्दी फैल जाता है, और जब फैल जाता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें निकालना पड़ता है। जी। अब अगर एक दांत ने, उसके नीचे वाले दांत ने 12 साल की उम्र में आना है, इस दांत को 12 साल तक मुंह के अंदर रहना चाहिए था, वो अगर पहले गिर गया तो इस दांत की जगह गुम गई, बिल्कुल। इसको ये नहीं पता मैंने निकलना किधर कहाँ है, है। और पीछे वाला दांत उसकी जगह ले लेगा, जगह रह भी कम जाएगी, तो फिर क्राउडिंग हो जाएगी, जिसको फिर बाद में आप जो कह रहे थे कि आजकल ज्यादा हो गए जी। हैं, आजकल क्योंकि सॉफ्ट डाइट और कार्ब्स और प्रोसेस फूड है ना, काफी हो गया। इससे दांत खराब जल्दी हो रहे हैं, तो गिर जल्दी रहे हैं, तो गलत जगह पे निकलने की इंसिडेंस भी बढ़ गए। So true. ठीक है, तो इस वजह से बच्चों के लिए एक तो हाइजीन की हैबिट्स, फीडर कम यूज़ करें तो दांतों की सफाई आपको क्या लगता है कि किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि जैसे ही उसका पहला दांत निकलता है तब से करते जब जिस दिन पहला दांत निकले मुंह में, वो 6 महीने के बच्चे का निकल आता है। अच्छा। आप साफ करते हैं? अच्छा, हाँ 6 महीने वाले का तो निकल आते, लेकिन मुझे हम पता साफ नहीं था कि करते हैं? तब नहीं से करते। साफ करते रहना हमें तब से चाहिए। साफ करना चाहिए। सही बात है, डेफिनेटली Okay. इस तरीके से होना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर सना, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव मजे का बहुत सेगमेंट informative रहा session आपके था, साथ, thank और you. वी रियली एंजॉयड दिस सेगमेंट। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक वंस अगेन। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कि एआई का इस्तेमाल हमारी मीडिया इंडस्ट्री में किस तरीके से हो रहा है और ख़ास तौर पर वीडियो प्रोडक्शन के हवाले से क्या क्या एआई के थ्रू लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि फिल्म मेकिंग हो रही है, सीरीज़ मेकिंग हो रही है, ड्रामास बन रहे हैं। इसके साथ साथ लोग पिक्चर्स तो खुद से बनाना शुरू हो गए हैं क्योंकि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की मदद से, लेकिन प्रॉपरली हाउ टू यूज़ एआई फॉर द वीडियो प्रोडक्शन, एक आइडिया को कैसे एक वीडियो के फॉर्मेट में हमने लाना है थ्रू एआई को मिक्स एंड मैच करके नॉर्मल प्रोडक्शन के साथ, या सिर्फ एआई की प्रोडक्शन को डिजिटल कंटेंट मेकिंग में किस तरीके से आप कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर आपने कुछ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, इसमें एनिमेशन का कितना किरदार होता है, कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं, क्योंकि जब पहली दफ़ा वर्चुअल सेट्स आए थे तो वर्चुअल सेट पे भी एक सेट बनाना ये एक टास्क था। और फिर अब जब एआई है, दुनिया भर में मुख्तलिफ ये मसनूई ज़हानत मेडिकल इंडस्ट्री में काम हो रहा है, इसमें म्यूज़िक के थ्रू काम हो रहा है, उसी तरीके से हमारी वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड और प्रोडक्शन ऑफ द मीडिया फॉर द डिजिटल और मेन स्ट्रीम कैसे मुमकिन हो सकता है, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ के अंदर जनाब अयाज महमूद साहब, एआई प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अयाज। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। अयाज साहब मुंसलिक हैं पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न से और इसके अलावा भी अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं तो एआई से बनी हुई वहाँ पर कर रहे हैं लॉन्च। अयाज साहब, ये कैसे आपका जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा प्रोडक्शन से रिलेटेड, और एआई के साथ मिक्स एंड मैच कैसे, कब से आपने स्टार्ट किया? जी, मेरा बेसिकली बैकग्राउंड तो एनिमेशन से है और मैं तकरीबन कोई 26 ईयर से एनिमेशन से वाबस्ता हूँ। अभी जैसे ही एआई इवॉल्व होना शुरू हुआ तो हमें जैसे मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हमें भी ये चीज़ फील हुई कि जो जिस चीज़ में प्रोडक्शन फास्ट भी हो सके और हमारी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और फास्ट भी हो, दोनों चीज़ों को सामने रख के जब हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एआई हमें काफ़ी सपोर्ट कर सकता है कुछ चीज़ों में, तो वो प्रोडक्ट्स जो हमें टीवी चैनल्स के ऊपर या ऐसा कंटेंट जो बहुत इफ़ेक्टिव हम बना सकते हैं, जिसके लिए प्रोडक्शन का क्रू की ज़रूरत होती है और सारी चीज़ें, लेकिन अगर हम एआई के ज़रिए करते हैं तो वो बहुत फास्ट उसके ऊपर किया जा सकता है। तो इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ऐसी है कि हमने फर्स्ट जो प्रोडक्ट अपनी एआई बेस्ड पीटीवी के ऊपर लॉन्च की थी, उसका नाम था तस्वीर कहानी। तो वो काफ़ी लाइमलाइट में आई, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो उसके बाद से अभी तक हम 4 मेन स्ट्रीम बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं पीटीवी के ऊपर अभी तक ऑनर कर चुके हैं, जो कि काफ़ी एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं और दूसरा हमें लेस क्रू के साथ और बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स के साथ चीज़ एक ऑनर करने को मिल गया। क्रिएटिविटी की बात अगर हम करें तो एआई से अब आपने बनाया था तो जाहिर है माइंड आपका यूज़ हुआ है, राइट? बट क्रिएटिविटी किसी हद तक आपको लगता है कि महदूद हो गई है? इसमें मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एआई जो है वो हमारी क्रिएटिविटी को ज़्यादा फास्ट कर देता है। ज़्यादा मतलब आप लिमिट्स के अंदर वरना तो एक लिमिटेड बाउंड्री होती है, आपको पता होता है कि ये लिमिटेशंस हैं, आप इससे बाहर शायद काम ना कर पाएँ, वो कभी हार्डवेयर की लिमिटेशंस होती हैं। अयाज साहब, आप बता रहे थे कि आप लोग मसनूई ज़हानत के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शंस कर रहे हैं, तो अभी तक जो प्रोडक्शंस आपने किए हैं उसमें किस तरीके से आप लोग काम ले रहे हैं? प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू काम कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स को बना के एक पार्ट की शक्ल दी जा रही है फाइनल प्रोडक्ट की, लाइक हाउ? हाँ जी, कैरेक्टर्स कैसे बन रहे हैं? जी, सबसे पहले तो जो हमारा कन्वेंशनल प्रोडक्शन मेथड है, जिसके अंदर हम सबसे पहले तो स्टोरी बोर्ड रेडी करते हैं। तो स्टोरी बोर्ड जब अप्रूव होता है तो उसके बाद उसके एनिमेटिक्स या वो जो स्टिल्स हैं उसको हम रेडी करते हैं। तो स्टिल्स के बाद फिर हमारा डिसाइड हो जाता है कि हाँ, नाउ वी आर एबल टू अचीव द फाइनल एनिमेटेड वर्जन और द इन द मोशन फॉर्म। तो उसको फिर बाद में हम एनिमेट करते हैं, जो भी सेगमेंट्स हमने जितने भी अलाइन किए होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी बोर्ड। तो प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जो प्री प्रोडक्शन है वो सेम है जैसे हमारी कन्वेंशनल प्रोडक्शन की होती है। तो जो मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन है वो ऑफ कोर्स डिफरेंट है, विच इज़ रिलेटिवली फास्ट, लेस एक्सपेंसिव and with more flexibility which we don't have in the conventional production. अयाज साहब, आप बता रहे थे प्रोडक्शन से रिलेटेड, सो एआई इस वक्त काम को आसान करता हुआ आपको नज़र आ रहा है या मुश्किल बना रहा है मसीह? जी, यकीनन काम तो बहुत आसान हो रहा है, और बात जो हमें समझने की है ज़रूरत वो ये है कि अगर हम ये एग्जांपल ले लें कि अभी बस समझ लें रोल होना शुरू हुई है। पहले तो वो खड़ी थी, पिछले कुछ 10-12 साल से
उसका एआई का हल्का फुल्का लोगों को पता था, लेकिन अब इट्स व्हील्स आर ऑन रोल। अब भाग के उसके ऊपर चढ़ सकते हैं तो चढ़ जाएंगे, लेकिन आगे कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड कुछ ऐसी होने वाली है, फिर शायद हम बहुत पीछे रह जाएं, फिर हम कैचअप ना कर सर पाएं। जैसे आप कह रहे हैं कि इस पे गाड़ी पे चढ़ना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बाद में स्पीड नहीं पकड़ सकते हैं, तो इसकी स्पीड ऑलरेडी बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है, और अगर आपको स्टीयरिंग व्हील ठीक से घुमाना नहीं आता तो अब बहुत एक्सीडेंट के चांसेस भी है, मतलब बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है अगर हमारे पास एक्चुअल एआई के स्पेशलिस्ट मौजूद ना हो। एग्जैक्टली इसमें बहुत ज़रूरी ये है कि इसी वजह से इसको सीखना और ज़्यादा नागुज़ीर हो जाता है। हम जितना बेहतर तरीके से इसके ऊपर हम यूज़ करें ना करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि ये जिस तरह से इंटरनेट ने एक बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन इंसानियत के अंदर क्रिएट की थी, एकदम से सब चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई और सब कुछ हुआ, इसी तरह एआई की जो डिस्ट्रप्शन है ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है अगर हम उसी मकसद के लिए इसको सीख के इस्तेमाल करें। तो डैमेजेस और कुछ चीज़ें जो इश्यूज होते हैं वो एक अलग साइड होती है और वो हर चीज़ की होती है। हर कोई मिसाल वो नाइफ़ की देता है कि इसी नाइफ़ से हम एप्पल को काट भी सकते हैं और इसी से ऑपरेशन भी कर सकते हैं या किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह एआई जो है उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें मेरे ख्याल से फोकस उस पर करना चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं जाहिर है हमारा ऑब्जेक्टिव तो वो नहीं है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम कम से कम उससे हार्नेस करें। लेकिन सर लोगों के लिए इसकी एडेप्टेशन इतना मुश्किल मरहला है, क्योंकि अब देखें लेट्स सपोज हमारे जो बुजुर्ग हजरात इस वक्त ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक टाइम था कि वो पेपर के थ्रू सारा काम करते थे, पेन इस्तेमाल होता था, फिर जी उन्होंने मुश्किल से इंटरनेट से वाबस्तगी हासिल की, वो उनको कंप्यूटर चलाना आया, अब जी एक और चीज़ उनके सर पर लाद दी गई कि जी अब आपको एआई से भी रोशनास होना पड़ेगा वरना आपकी नौकरी ख़तरे में है। यहाँ हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान के पास कि हमारी 60% या प्लस माइनस यूथ है, जेनजी है मोस्टली, तो दे आर एक्सट्रीमली अडेप्टेबल टू द न्यू टेक्नोलॉजी एंड दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग मोर देन अस। लेकिन चलिए वो 10% लोग जो अगर हम कहें कि पुराने ज़माने के हैं जिनको एआई से नहीं है इतनी वाबस्तगी, वो क्या करेंगे अपनी नौकरियां? एक होता है बैक एंड और एक होता है एंड यूज़र। ठीक, तो जो एंड यूज़र है उसके लिए इंटरफेसेस बने हुए हैं चीज़ों के, जैसे चैट जीपीटी है, तो एक ज़्यादा उम्र का बंदा भी जैसे व्हाट्सएप यूज़ करता है, उस पर मैसेज करता है, तो चैट जीपीटी को हम सिर्फ मैसेज करते हैं और वो हमें आंसर कर देता है। तो एंड यूज़र के तौर पे तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इनको आवाज़ के थ्रू भी इनफैक्ट बता सकते हैं, राइट। लेकिन जो बैक एंड है कि हम किसी मॉडल को एआई के ट्रेंड करें किसी खास मकसद के लिए, हम डाटा एनालिसिस में जाना चाहते हैं या न्यूज़ एनालिसिस में रिपोर्टिंग के लिए करना चाह रहे हैं, जिससे बहुत काम फास्ट हो जाता है, रेफरेंसिंग के लिए बहुत काम, तो जाहिर है वो एक मुश्किल हो जाएगी। आपने क्या क्या काम जो है वो इससे लिया है? म्यूजिक प्रोडक्शन लिया है, वीडियो प्रोडक्शन लिया है, एनिमेशन लिया है, और आपने कैसे सीखा वैसे? कैसे कैसे आपने इससे काम लिया? मेरा असल में एक तो बैकग्राउंड चूंकि एनिमेशन से था, तो एनिमेशन ऐसी चीज़ है जो कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रही होती है, हार्डवेयर भी अपडेट हो रहा है, बार बार सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं, तो वो एनिमेशन के जो लोग हैं वो हर वक्त लर्निंग के फेज़ में लगे रहते हैं, तो फिर भी ये ऐसा फील होता है कि अभी भी कुछ रहता है सीखने को। तो वो जो एक सीखने की अर्ज है ना, वो कॉन्टिन्यूसली एक परपेचुअल प्रोसेस है जो चलता रहता है। यहाँ पे एआई की जब आने से चीज़ें चूँकि बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में मैं अभी सोच रहा था कि इनको भी मैं मज़ीद पॉलिश करूँगा, जो कि अब शायद फील होता है कि नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एआई ने मेरे वो तमाम काम बहुत आसान कर दिए, जिसमें मैंने यकीनी तौर पे म्यूज़िक को भी कुछ ट्रीट किया, वॉइस जनरेट करने के लिए भी किया, वॉइस क्लोनिंग के लिए भी यूज़ किया। अच्छा, फिर एनिमेशन के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एनिमेट करने में और उसको रेंडर करने में हार्डवेयर के बड़े इश्यूज आते हैं, जबकि एआई जो है वो हमें इंस्टेंटली कुछ थोड़ी बहुत चूँकि ये इटरेटिव प्रोसेस है, आपको कमांड देनी होती है। असल में ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमें किसी एनिमल को टेम करने के लिए बेसिकली उसको ऊपर काम करना पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खुद सीखनी पड़ती हैं उस एनिमल के लिए। जैसे हॉर्स को अगर आपने टेम करना है तो बेसिकली हॉर्स को ट्रेंड करने के बजाय आपको खुद को ट्रेंड करना होता है, हाउ टू डील विद देम। एग्जैक्टली द सेम वे विद एआई, वी नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि वैसे मुझे ना मुश्किल पेश आती है ये जानने में कि दिस वीडियो इज एआई जनरेटेड या फिर नहीं, उसका पता कैसे चलता है? हाँ, उसके लिए तो मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल हैं। अगेन वो भी देखें, एआई का
फ़ायदा क्या है कि AI आपको ये सॉर्ट करने में भी हेल्प कर देता है कि fake कि news है, कोई चीज़ fake फेक anything। है या रियल है, उसके बहुत सारे वो आपको रीजनिंग, आपको लॉजिकल रीजनिंग आपके सामने रख देगा। वो अगर तो विजुअल है तो विजुअल के बारे में भी, और अगर कोई रिपोर्ट है तो उसके बारे में भी वो बिल्कुल आपको एनालिसिस करके बता देगा कि इन वजूहात की बिना पे इसमें कोई इशू आ रहे हैं जो कि शायद ह्यूमन आई उसको डिटेक्ट ना कर पाए। तो सर वैसे इसमें डेटा फीड होता है, लेट्स सपोज मैं उससे कोई हिस्ट्री की बहुत पुरानी बात पूछती हूँ, राइट, सो वो मुझे उसकी फेक या फिर ट्रू होने की बताएगा। बताता है। सो इज दैट लाइक कि बेसिकली वो पहले से उसमें फीडेड होगा? हम गूगल के बहुत पुराने यूज़र हैं हम जी, सब जी। लोग, तो गूगल के ऊपर हम चीज़ें सर्च करते थे, हमारी मर्जी की चीज़ें सामने आ जाती थी, हम पढ़ लिया करते थे। ये उसी तरह का एक समझ लें Advanced मॉडल, version है। लेकिन इसका जो डाटे को एनालाइज करने का तरीकाकार है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज़्यादा इन डेप्थ है, और इसने चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करना होता है मुख्तलिफ Okay, जगहों से। ठीक जो है। जो क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद फाइनल वर्डिक्ट है वो basically ये हाँ, गूगल नहीं था देता, जो अब ये AI के तमाम टूल इवन गूगल ने भी बना लिए, जेमिनी के बाकी है, जी, जी, जी। तो वो अब अपना एनालिसिस बेस्ड ऑन ऑल दैट रिसर्च हमारे सामने रखता है, विच इज मोस्टली ऑथेंटिक एक्चुअली। अच्छा याद सब कहा जाता है कि AI एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी है, सो AI बीइंग अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जर्नलिज्म में इस्तेमाल हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या इसका नुकसान है, फ़ायदा है? जी, इसमें जो आप अगर जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आपका पर्सनल नैरेटिव है वो तो शायद AI उसके ऊपर, आप जब तक उसको बताएं नहीं तब तक तो शायद उसके ऊपर एग्जैक्ट डाटा फैच ना कर पाए। ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो पॉजिटिव है वो ये है कि एक्चुअली मेन कंट्रोल तो इसका मतलब है आपके पास है। हाँ। तो डिसीजन मेकिंग तो आप ही ने फाइनल करनी है। हाँ। आप उससे वो तमाम रेफरेंसेस को ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं बहुत फास्ट, जिसमें बहुत fast, आपको yeah। कई दिन लगते हैं, या आपको बहुत सारे References ढूंढने अखबारात पड़ते में हैं। से चीज़ों को देखना होता है, या न्यूज़ चैनल्स को आपको न्यूज़ रिपोर्टिंग जी। को देखना होता है, तो वो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इंस्टेंटली आपके सामने रख देगा। तो जो आपका नैरेटिव है बेस्ड ऑन योर नैरेटिव, वो आपको एक स्टोरी भी रेडी करके दे ठीक देगा। है। ठीक। तो अयाज साहब, आप लोग किसी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, या किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? हम तो जो एंड यूज़र टूल्स हैं जैसे जेमिनी है, VO3 उसका जो मॉडल है उनका यूज़ कर रहे हैं वो आप लोग? उसको यूज़ कर रहे हैं, या क्योंकि हम तो बैक एंड पे तो जो Obviously। चीज़ें हैं वो नहीं हम कर रहे, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, और उसमें सारा जो एल्गोरिदम्स का और जो कोडिंग का काम होता है वो चीज़ें होती हैं। मीडिया के अंदर आपको लकीली बहुत सारे ठीक है। ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपका काम आसान कर देते हैं। Well, thank you so much Ayaz sir for coming. Thank you so It much. was such an informative segment. और ये जानकर अच्छा लगता है कि AI का यूज़ जहाँ पर बाकी जगहों पर ही है, वहाँ पर एंड यूज़र के लिए मीडिया में बहुत ज़्यादा यूजेज है, और ख़ास तौर पर वो कंटेंट क्रिएटर्स जिनको प्रॉब्लम होती थी जाके शूट करने में, और तो वो वीडियो के रेफरेंसेस, म्यूज़िक के रेफरेंसेस यहाँ से इजीली मिल सकते हैं। तो लेंगे AI ने इजाज़त हमारी अपने जिंदगी नाज़रीन बहुत से। आसान करती है, बट इसका मस्बत इस्तेमाल करना सीखिए। डेफिनेटली जी, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। मुझे और नाजिश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।